था, उसका नाम मैं भूल गई, तो उसने अपना स्ट्रेटेजी में यही बताया था कि आपको ये, मान लीजिए आज आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे हो, इसको 3 दिन में आप फिर उठाइए। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको अगले दिन के क्लास से पहले दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो, फिर 3-4 दिन में एक बार रिवाइज कर लो, फिर हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लो। रिविजन जितना करते रहोगे चीजें उतना याद रहेंगी ना। नहीं तो आपके पास सिलेबस फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, बायो भी है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है। सो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इतना स्पीड होना चाहिए, लास्ट में पेपर से पहले रिवाइज करो तो फटाक से आप, बस पेज पलटने की जरूरत होनी चाहिए, भाई इसमें यहाँ ये था, इसमें यहाँ ये था, आपको फटाक से दिमाग में याद आता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मैम मैक्सिमम टाइम ना 9:30 बजे तक मतलब नेट खत्म हो जाता है, तो ज्यादातर मैं इस टाइम की क्लास कर नहीं पाती हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। अच्छा, मतलब जैसे भी करो बेटा, आपको करना है, सारी चीजें कंप्लीट करो, जब भी टाइम मिले करो। लाइव में ले सकते हो, दैट इज वेरी वेरी नाइस। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास लेके करो, बट कंप्लीट करो। 1 GB लग जाती है। 1 GB लग जाती है? अरे भाई, इतना लेट रिप्लाई। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4, एम्पेयर सर्किटल लॉ हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने आपको कहानी क्या बताई थी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, मान लो आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से अगर आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस आर, तो आप क्या लिखते थे, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। यानी ये एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का किसी भी पॉइंट पर। लेकिन अगर हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडीज होती है, जैसे स्फीयर हो गया, शेल हो गया, सिलेंडर हो गया, उन केसेस में अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इनसाइड द बॉडी, जो भी आपने लिया है, स्फीयर लिया है या सिलेंडर लिया है, आउटसाइड या ऑन द सरफेस, तो हम लोग एक लॉ का इस्तेमाल करते थे। कौन सा था? गॉस लॉ। ठीक है, तो जहां सिमेट्री आपको दिखती है वहीं पर गॉस लॉ लगाते हैं, अदरवाइज गॉस लॉ वही बात है, सब जगह लग सकता है, लेकिन यूजफुल सिर्फ कुछ केसेस में था। गॉस लॉ आपको याद है कैसे था? E डॉट ds दिस इज इक्वल टू Q इनसाइड y में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो भी मान लो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे, और ऐसे कंसिडर करते थे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में 90 का एंगल हो या 0 का एंगल हो, यानी सिमेट्री इंपॉर्टेंट थी हमारे पास उस टॉपिक में। उसी तरीके से हमारे पास एम्पेयर सर्किटल लॉ होता है, बेसिक मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या था? बायो सेवर्ट्स लॉ, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। बायो सेवर्ट्स लॉ, ये आपके पास एक बेसिक मेथड है, जिसमें हम लोगों ने करंट कैरिंग लूप के लिए निकाला, एक्सिस के लिए निकाला, करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में निकाला। तो ये आपके पास एक बेसिक मेथड है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है एम्पेयर सर्किटल लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमारे को जो दिमाग में रखनी है, एम्पेयर सर्किटल लॉ हम कब कोशिश करते हैं लगाने की, जब हमारे पास सिमेट्री है, जो बहुत हाई सिमेट्री अवेलेबल है। तो कंडीशंस क्या मैं सारी बताऊंगी, कहाँ कहाँ ये लॉ आपको अप्लाई करना है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव मेथड हो गया। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है आपका? बायो सेवर्ट्स लॉ। क्या था बायो सेवर्ट्स लॉ, बताना जरा। म्यू एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई आई dl मान लो करंट कैरिंग वायर है, तो एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं हम लोग dl, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर आप लोग क्या निकालते हो, r डिस्टेंस की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो dB की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय में r स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता था? आई dl क्रॉस r, और नीचे आ जाएगा r क्यूब। ठीक है, और हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब। मैम स्क्रीन पॉज हो गई, फिर से पॉज हो गई, कोई नहीं, देखते हैं। अभी विजिबल है सबको? यस मैम। अभी देखो कि करंट की डायरेक्शन में आप लोगों ने थंब लेना होता है, और आपकी जो फिंगर्स कर्ल होती है, जिस भी पॉइंट पर निकालना है, तो आपकी फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो आपको वहां पर क्या देती है? मैग्नेटिक फील्ड दे देती है। अब आते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक केस बता रही हूँ। मान लीजिए आपके पास एक करंट है I2, एक करंट है आपके पास I1। मतलब एक करंट जा रहा है स्क्रीन के अंदर I2, एक करंट आ रहा है स्क्रीन से बाहर I1।
और इनकी वजह से आपको किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या करना होता है, आपको सिमेट्री देखना है, थोड़ा बहुत सिमेट्रिक हो, आप एक लूप सेलेक्ट करेंगे जो कि इस पॉइंट से पास करता हो। कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर लूप ही होगा, मैं आपको सोलेनॉइड का केस कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम लोग एक स्क्वायर का लूप लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिमेट्रिक नेचर देखना होता है। जैसे हमारे पास जो ये करंट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसके चारों तरफ एक सर्कल सा बना दूं तो ये सिमेट्री सी मेरे पास दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक लूप लिया इस पॉइंट से पास होते हुए, जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ड्रॉ लूप passing through point on which you want to find magnetic field. फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है आपको, इसका एक डायरेक्शन चूज करना है। देखो डायरेक्शन की जो कहानी है ना, जब आपको एक से ज्यादा करंट उस लूप के अंदर दिखते हैं तभी उठानी है, अदरवाइज हमको डायरेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आज के लेक्चर में हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे उसमें हमारे पास करंट की सिंगल डायरेक्शन है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, हमारे को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन हमको तब उठाना जब एक से ज्यादा करंट आपको दिखे। अब देखो एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको मतलब ये देखना पड़ेगा ना कि क्या डायरेक्शन है। अगर एक ही होता तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक तरीका क्या है, स्टेप नंबर 2, चूज अ डायरेक्शन, चूज अ डायरेक्शन ऑफ लूप। इस लूप को क्या बोलते हैं, एम्पेयर सर्किटल लूप। आप इस लूप की एक डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप नंबर 3, इस डायरेक्शन के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, डायरेक्शन के अलोंग कर्ल करना है। थंब जिधर पॉइंट करता है उस डायरेक्शन को आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्ल योर फिंगर्स इन द चूजन डायरेक्शन। जो भी आपने लूप की डायरेक्शन सेट करी है, इन दी डायरेक्शन ऑफ लूप, then thumb will give you पॉजिटिव वैल्यू। आप ऐसे बोल सकते हो भाई, थंब की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव करंट। वैल्यू की जगह आप कर लो पॉजिटिव करंट। कहने का मतलब क्या है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, देन थंब विल गिव यू पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब जिस तरफ थंब पॉइंट करेगा उस करंट को आपको पॉजिटिव लेना है। तो अब अगर मेरे पास ये वाला डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसके अंदर आपने फिंगर्स को कर्ल किया, तो मेरा जो थंब है वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है या आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है बेटा, आउटवर्ड, इनवर्ड्स, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है ना। आप करके देखो, जो मैंने डायरेक्शन बनाया है क्लॉकवाइज में घुमाओ अपनी फिंगर्स को, आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, I2 की तरफ कर रहा है कि I1 की तरफ कर रहा है। I1 देखो बाहर आ रहा है, डॉट का मतलब होता है करंट बाहर आ रहा है, और क्रॉस का मतलब है करंट अंदर जा रहा है। तो कौन से वाला करंट को पॉजिटिव लूं, बोलो जरा, I2 पॉजिटिव लूं या I1 पॉजिटिव लूं? मैम I2, I2 करंट लूप, सॉरी करंट लूप नहीं है, एम्पियर लूप जो आपने सेलेक्ट किया उस पॉइंट से पास होते हुए जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसका एक डायरेक्शन मैंने सेट कर लिया। मैंने डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेट किया, सो क्लॉकवाइज मैंने अपनी फिंगर्स को घुमाया, तो मेरे जो थंब है वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, एंड क्रॉस जो होता है वो इनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। यानी I2 जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, I1 आपके पास नेगेटिव है। यानी अगर आप इस लूप के अंदर नेट करंट देखेंगे, आई नेट आपके पास, या आई नेट बोले या इनसाइड नाम से आपको दिखेगा, आई नेट या इनसाइड के आपके पास I2 माइनस में I1, दिस इज योर करंट। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे पास होते हुए लूप लीजिए, लूप का एक डायरेक्शन सेट करिए अगर एक से ज्यादा करंट है तो, और अपने फिंगर्स को कर्ल करें लूप की डायरेक्शन में। आपका थंब जिधर पॉइंट करेगा उस करंट को पॉजिटिव ले और दूसरे को नेगेटिव ले। आई बात समझ में? मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक करंट और दिखा दिया होता I3, तो I3 का क्या साइन होता है, हम नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। सो इस तरीके से जितने भी करंट्स हैं अब हम उनके डायरेक्शन सेट कर सकते हैं।
अब चलते हैं हम लोग आगे कि हमारे पास लॉ है क्या। लॉ क्या कहता है आपके पास। अब देखिए जो मेरे पास करंट जो अंदर बनता है आई इनसाइड, जिसकी वैल्यू आपकी आई है कितनी, I2 माइनस I1, ठीक है। और ऐसे आपके पास ये लूप है, आप एक पॉइंट P पर निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ये आपका लॉ है। जैसे हमारे पास वहां लॉ क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको लगाना है। इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले I इनसाइड, वो आपने देख लिया कि कैसे निकालना है। मान लीजिए सिर्फ एक ही करंट होता, मान लो मेरे पास ये एक ही करंट होता, ये I1, तो इस फॉर्मूले में मुझे लूप की कोई डायरेक्शन सेट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर मैं सीधा I इनसाइड की जगह क्या लिख देती, I1 लिख देती, ठीक है। अगर सिंगल करंट है तो मैं अभी कराऊंगी आपको ये चीजें भी धीरे धीरे। अभी के लिए ऐसे समझो क्या आया आपके पास, B डॉट dl। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, B डॉट dl का मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल। ये आपके पास 2D लूप है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब करते थे तो चार्ज को एनक्लोज करते थे, वहां पर आपके पास एरिया होता था, वहां E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल होता था, यहाँ पर आपके पास लाइन इंटीग्रल है। अब क्या करना है हमको, सेकेंड बात जो है इसमें B क्या होता है, मान लो आपके पास, मैम आई इनसाइड आपने I1 I2 माइनस I1 लिखा है। हाँ जी बेटा, मतलब मैंने जो दो करंट्स लिए थे उसके हिसाब से क्या हो गया, एक आपके पास क्रॉस था I2 और एक डॉट था I1। सो नेट इनसाइड क्या हो जाएगा यहाँ पर, I2 माइनस में I1, वो आप यहाँ पुट कर दोगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, B, देखो जो इनसाइड करंट होता है वो लूप के अंदर होता है, इनसाइड लूप, इनसाइड योर एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, दैट इज ड्यू टू ऑल करंट, ड्यू टू ऑल करंट्स। जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या है, अभी तो देखो मैंने सिर्फ दो ही करंट दिखाए हैं, दोनों लूप के अंदर ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से ही निकालना है। लेकिन अगर मैं बाहर भी एक करंट बना दूं, यहाँ पर I3, यहाँ बना दूं I4, और बहुत दूरी पर एक मान लो मैंने यहाँ बना दिया I, तो इस पॉइंट P के ऊपर जो आप मैग्नेटिक फील्ड B निकाल रहे हो, दैट इज ड्यू टू ऑल करंट इनसाइड द लूप आउटसाइड द लूप। ऐसे ही चीज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, जो आपके पास E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q इनसाइड तो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है, ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, वो सभी लेना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ले, जब आपके टेस्ट हुए थे वहां पर भी ये चीज पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो B इज ड्यू टू ऑल द करंट्स, इनसाइड करंट, आउटसाइड करंट। I इनसाइड इज इनसाइड करंट, यानी एम्पेयर लूप में जो करंट है। आई बात सबको समझ में क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट अब इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है कि देखो लूप अप्लाई सब जगह हो जाएगा। जो आपके पास एम्पेयर लॉ है, एम्पेयर्स लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट नॉट यूजफुल एवरीवेयर। मतलब सब जगह हमारे लिए वो कामयाब नहीं है, सिर्फ कहाँ कामयाब है, यूजफुल व्हेन हाई सिमेट्री, सिमेट्री अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी हमारे लिए ये कामयाब है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ये निकालना कैसे, आपको B डॉट dl का मतलब क्या है। देखिए अब B डॉट dl का मतलब समझिए, जैसे आपको क्या लेना है, जैसे लूप का डायरेक्शन यहाँ पर मैंने कुछ सेट किया था ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लूप जो है, जो लूप है, ये dl जो एलिमेंट है, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं बना के दिखाती हूँ, ये मेरे पास लूप है, मान लो इसके अंदर सिंगल एक करंट है I, जो कि आपके पास अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो एक स्क्रीन के अंदर जाने वाला करंट है, आप इसको समझ लो कि आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, B डॉट dl का मतलब क्या है कि अब इस लूप के अलोंग dl, आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, जो ये आपके पास पूरा लूप बनता है, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास 2πr, ठीक है। यानी ये जो लूप है इसके हर पॉइंट के ऊपर,
हर एक छोटे छोटे डीएल एलिमेंट को आप उठाएंगे और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू इनसाइड करंट, उनके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जैसे मान लो ये मैंने एक एलिमेंट उठा लिया डीएल, कोई भी उठा लीजिए, कोई भी डीएल एलिमेंट उठा लो, यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। जो आपने डायरेक्शन ऑफ लूप सेलेक्ट किया है उसी तरफ आप डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ये आपका डायरेक्शन हो गया, करंट नहीं सॉरी, डीएल एलिमेंट। डीएल एलिमेंट आपके पास ये लूप का लेना है आपको, ये धागे की तरह लूप ऐसे समझ लो, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपने उठाया डीएल, उसका डायरेक्शन किधर है, जो लूप का डायरेक्शन है। अब यहाँ पर इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा बी, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है आपके पास इसके पैरेलल बन रहा हो, इसी तरीके से इधर बन रहा हो, एंटी पैरेलल बन रहा हो, या हो सकता है 90 पे बन रहा हो, ठीक है। तो वो आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी हर एक के साथ आप लेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ पर डीएल एलिमेंट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर डीएल एलिमेंट उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर डीएल एलिमेंट उसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बी डॉट डीएल, ये पूरे लूप के लिए आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, ऐसे जोड़ रहे हो। अब देखो यहाँ पर जनरली यही होता है कि जो कंडीशंस है, कंडीशंस देखो, कंडीशन से समझ में आएगा। जो अब मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ये आपने क्या लिया था, एक लूप लिया था, अंदर आपके पास कोई आई करंट आया था, आई इनसाइड करंट ये हो गया। अब कैसे निकालना है, आप इसको ऐसे समझो, चलो एक और मैं चीज दिखाती हूँ आपको, यहीं पर समझा देती हूँ। मान लो ये आपके पास लूप है, ये आपके पास लूप है बेटा, ठीक है, लूप छोड़ो, ये आपके पास करंट है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, और ये जो इसका डायरेक्शन है करंट का वो स्क्रीन के अंदर की तरफ है, और इस वायर की वजह से आपको किसी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट से पाते हुए पास होते हुए एक लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो ये लूप मैंने उस पॉइंट से पास होते हुए सेलेक्ट कर लिया। ये बात सबको समझ में आ गई, आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरा लॉ क्या कहता है, लॉ लिखो पहले, फिर आपको ये सारी कंडीशन समझ में आएंगी। बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट लेना होता है बेटा यहाँ पर आपको, ठीक है, ये लॉ है, लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं, जैसे गॉसियन लॉ था तो आपने वहां क्यों इनसाइड क्यों लिया था, ठीक है। ये लॉज जो होते हैं इनके कोई प्रूफ नहीं होते, एक्सपेरिमेंटली फाउंड होते हैं, ठीक है। जो आप इसका आंसर निकालेंगे ना, जो आप मेजर करते हैं बी डॉट डीएल करके, म्यू नॉट आई इनसाइड आएगा आपके पास, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो आप यहाँ से। समझ में आई बात? जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम है, क्यों करते हैं ऐसा हम लोग, एक्सपेरिमेंटली फाउंड है ना, बताओ। यस मैम, यस मैम। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास लाइन इंटीग्रल जब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, एम्पेयर्स लॉ के अलोंग, तो हमारे पास म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर पाया गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास मान लो ये है, ये करंट है, आई करंट इसमें से पास हो रहा है, इसको आप कैसे, आपको क्या दिख रहा है, इसको अगर मैं इसका सामने वाला व्यू अगर ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये मेरा करंट था और मुझे इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना था, क्रॉस कर लेते हैं, हमारे पास जो डायरेक्शन है इस करंट का इनटू दी स्क्रीन है, और इस पॉइंट पर आपको निकालना था। तो आपने क्या किया, एक लूप बनाया इस तरह, क्या आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, मतलब ये लूप आपने बनाया और ये मैंने क्या किया है, अब आपको तो ये सामने से दिख रहा है कि भाई आपकी तरफ आ रहा है तो आप डॉट दिखा सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो मैं इसको इनसाइड करंट दिखा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास ये करंट हो गया जो इसके अंदर जा रहा है। अब देखो ये आपने किया है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से आपके पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, मान लो दोनों तरफ आपके पास इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, और इस पॉइंट पर मान लो पी पॉइंट पर जो कि ए डिस्टेंस की दूरी पर है, आपका जो फॉर्मूला आता था मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या आता था, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय आर इंटू में साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। तो हमारे पास जब इनफाइनाइट का केस होता है तो हम साइन 90 प्लस साइन 90 कर देते हैं ना, तो म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो हम लोगों ने बायो सेवर्ट्स लॉ से निकाला। अगर मुझे डायरेक्शन देखना होता कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है पी पॉइंट के ऊपर, तो मैं क्या करती थी, जो करंट का डायरेक्शन है, मान लो करंट का डायरेक्शन मेरे पास ऐसे है, इसके अलावा मैं अपना थंब रखती थी और मेरी फिंगर्स को मैं कर्ल करती थी, तो पी पे इनवर्ड जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर मैं इस
लाइन के अलॉन्ग रखूं जहां मेरा करंट जा रहा है, तो मेरा पी के अंदर पी की इनवर्ड जा रहा है जो मेरे फिंगर्स है। उसी तरीके से आपके पास जो लूप में आपने करंट कुछ कंसिडर कर लिए, जो आपने दिखाया नेट, मान लो एक है तो उसका एक मैंने वैल्यू दिखा दी, 2 होते 3 होते उनका नेट आप लिख के आई दिखा दी, तो उनकी वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पर कब होगा? क्या कह रहे हो बेटा? मैम पी के आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, बट हमें जहां निकालना है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पी पॉइंट पर भी होगा, ये पॉइंट पर भी होगा, ये पॉइंट पर भी होगा, ये पॉइंट पर भी, ये पॉइंट पर भी। तो अब अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ली है जो कि इस स्क्रीन के अंदर जा रही है, उसको अगर आप पुट करें अपने राइट हैंड थंब रूल से यूज करें, तो राइट हैंड थंब जो आपका है वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल पे आप देखोगे तो बी का डायरेक्शन क्या बन रहा है आपके पास? ऐसे बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा? बताइए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कह रही हूं मैं कि मेरे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्क्रीन स्टक हो रहा है, अभी ठीक है? यस सब ठीक है मैम। डॉट में बाहर होता है। अभी देखो क्या बोला मैंने, लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जो कि आप सामने से देख रहे हो, चाहे ऐसे रखा है बट आप सामने से देख रहे हो कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है। अब आपने क्या किया, स्क्रीन के अंदर करंट जा रहा है, उसके अलॉन्ग आपने अपना थंब रखा, तो क्या आप लूप के हर पॉइंट के ऊपर बी का डायरेक्शन नहीं बता सकते? क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर देख लो, मान लो मैं ये वाला पॉइंट देख रही हूँ, मान लीजिए मैं ये पॉइंट देख रही हूँ, ए देख रही हूँ, तो इस पे कैसे होगा आपके पास? ऐसे टेंजेंशियल, फिर आगे टेंजेंशियल। अगर आप इधर देखिए इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, यहां अगर देखेंगे तो ऐसे ऊपर, यानी बी का डायरेक्शन मिल रहा है ना आपको? मिल रहा है, यानी जो आपने डीएल एलिमेंट कंसिडर करे थे, जिनके डायरेक्शन किधर थे, जो आपने लूप का डायरेक्शन सेट कर रखा है, तो मान लीजिए लूप का डायरेक्शन आपने ऐसे सेट किया हो, तो डीएल का डायरेक्शन है ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो बी और डीएल के बीच में क्या एंगल बन रहा है? क्या बन रहा है बताओ? जीरो। सो यानी कि अगर हमारे पास बी टेंजेंशियल टू द लेंथ हो, नॉन जीरो हो और कांस्टेंट हो, यूजफुल होगा लॉ इस केस में। कैसे? क्यों? अब देखो कैसे यूजफुल है, हमारे पास कितनी इजी हो जाती है हमारी कैलकुलेशन, म्यू नॉट में आई इनसाइड। ठीक है, सो अगर आपके पास जीरो एंगल है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? बी डीएल कोस जीरो, इसका लाइन इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यही लिखेंगे ना, आई इनसाइड। मान लो आपकी आई वैल्यू है, एक ही करंट मैंने दिखा रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। और जो आप सिमेट्री से देख पा रहे हो कि इस करंट कैरिंग लॉन्ग वायर की वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? इस केस में तो आप बता पा रहे हो ना भाई, सेम है, दूरी सेम है पॉइंट से, तो बी हमारे पास कांस्टेंट है, नॉन जीरो, बी बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल सिर्फ डीएल का बच गया। डीएल का क्लोज इंटीग्रल क्या होगा? डीएल 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 एलिमेंट जोड़ोगे तो क्या बनेगा बेटा? बी इंटू में 2 पाई आर 2 पाई एल। अगर मान लो हमारे पास जो एल नहीं सॉरी आर, मान लो आपका जो सर लूप है उसका जो रेडियस है वो आर है, तो 2 पाई इंटू में आर। सो आप अगर सॉल्व करें तो बी इंटू में 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई। ठीक है, यहां से आपके पास बी भी निकल जाएगा, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर, और ये इसके बराबर निकल रहा है, देखो म्यू नॉट बाय में 4 पाई आर आई, इधर साइन 90 प्लस साइन 90 2 2 1 जा 2 2 जा, तो म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर। क्या मेरे पास सेम फॉर्मूला नहीं बना यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ? और ये जो चीज मैंने निकाली थी वो यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ निकाली थी। आई बात थोड़ी बहुत समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला जो केस है, जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका एम्पियर्स लूप है उसका जो लेंथ है, यानी डीएल जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनका डायरेक्शन दोनों का सेम हो, जीरो हो, मतलब उनके बीच में एंगल, तो हमारे लिए ये लॉ बहुत कामयाब है। दूसरा, बी अगर नॉर्मल हो जाए टू दी लेंथ किसी भी तरीके से, मान लो ये आपके पास लूप है और आपका डीएल जो है, मान लो आपने लूप का डायरेक्शन ऐसे सेट कर रखा है, तो डीएल का डायरेक्शन वही जो लूप का डायरेक्शन, ऐसे हो गया आपके पास, और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, जो भी अंदर करंट होंगे, जितने भी करंट हो उनकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है कि वो आपके पास 90 एंगल बना रहा हो इसके साथ। मतलब मान लो ये ऐसे डीएल है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा हो, 90 एंगल हो गया कि नहीं हो गया? हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो उस केस में आपके पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूं,
तो आप कैसे लिखोगे? बी डॉट डीएल, क्या लिखूं इसको फिर मैं नॉर्मल के केस में बेटा? इंटीग्रल बी डी एल कोस 90 एंड कोस 90 इज 0। कुछ भी अंदर करंट हो, आई इनसाइड कुछ भी हो, लेकिन 90 होने पर ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां से मेरे पास कुछ कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। या फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो रहा हो, तो तीन ही केसेस में आपको एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है कि आपको तीन ही केसेस में एम्पेयर्स लॉ लगाना है। या तो आपका बी 0 बन रहा है, या आपके पास बी नॉर्मल टू दिस डीएल लेंथ बन रहा है, जो आपके पास एम्पेयर लॉ का जो एम्पेयर लूप का जो एलिमेंट्स है डीएल डीएल डीएल, उनके साथ उसका एंगल, बी का जो एंगल है ड्यू टू ऑल द करंट जितने भी है इनसाइड आउटसाइड, वो 90 बन रहा है, तब आप लगाएंगे एम्पेयर्स लॉ। या फिर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ के पैरेलल हो, यानी 0 एंगल हो, और बी आपके पास कांस्टेंट हो, इन्हीं केसेस में आपको एम्पेयर्स लॉ लगाना है। आई बात सबको समझ में? मैम cos 90 कैसे लिया, वो एक बार रिपीट कर। cos 90 कैसे लिया? फॉर एग्जाम्पल, हाँ ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास, नॉर्मल टू लेंथ इसलिए लिया है ना? हाँ नॉर्मल टू लेंथ इसीलिए लिया, मान लो मेरे पास ऐसे कुछ करंट है, लेट्स से मेरे पास ये है करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन नहीं, आप ऐसे लिखो कि बी है ये, और मेरे पास कुछ मान लीजिए लूप ऐसे है। एग्जाम्पल सोलेनॉइड में मैं ऐसे ही कुछ करके दिखाऊंगी आपको। मेरे पास लूप है, जरूरी थोड़ी है सर्कुलर लूप है, लूप तो कुछ भी हो सकता है, तो सिमेट्री के हिसाब से होता है लूप। जैसे मैंने यहाँ पर ये लूप सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये बताओ अगर मुझे बी डॉट डीएल निकालना है ए बी लेंथ के लिए, तो उसका वैल्यू क्या होगा? बी डीएल कोस 90 होगा या नहीं होगा? डीएल जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है और बी आपका इस तरफ पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस केस में आपके पास बी डीएल कोस 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 क्यों लिया बेटा? 90 मैंने ये एग्जांपल है कि अगर 90 अगर एंगल बनता है, जैसे ये वाला केस मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एक लूप लिया ए बी सी डी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और मैंने लूप कुछ ऐसे कंसिडर करा है, तो उस केस में मेरे पास जो डीएल होता है वो ये होगा, डीएल डीएल का डायरेक्शन इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। दोनों केसेस में डीएल और बी में क्या एंगल बन रहा है? 90 बन रहा है ना, तो 90 भी तो बन सकता है। तो या तो 0 बन रहा हो, या बी और डीएल के बीच में एंगल 90 बन रहा हो, या फिर बी ही 0 हो, उस केस में आपको एम्पेयर्स लॉ लगाना है। क्लियर है वैशाली? अच्छा, आदर्श को क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे देखो, मैं अगर आपको बताऊं, मान लो यही लूप है, ये आपका लूप जो आपने लूप सेलेक्ट किया है, और ये मेरे पास करंट वाली वायर थी। तो इस केस में अगर मैं डीएल की बात करूं, मान लो मेरे पास डीएल का डायरेक्शन ऐसे, मतलब लूप का डायरेक्शन ऐसे, सो डीएल का डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होगा। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो डीएल का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं बी का डायरेक्शन देखूं इसी पॉइंट पर, तो कैसे देखूंगी? करंट के अलोंग मैंने अपना थंब रखा, तो मैंने देखा कि जो यहाँ मैंने जो एलिमेंट कंसिडर किया उसके अलोंग ऐसे नीचे की तरफ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, यानी बी का डायरेक्शन भी इधर ही है। और ये जो डायरेक्शन कैसे लिया आपने? क्या कह रहे हो बेटा? मैम डीएल का डायरेक्शन कैसे? डीएल का डायरेक्शन आपको जो लूप का डायरेक्शन आप सेट करते हो वही लेना होता है। ठीक है मैम, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट जैसे इसकी वजह से निकालो, मान लो अगर आपके पास ये एक वायर की वजह से आप निकाल रहे हो, किसी भी पॉइंट पर आप निकालते हो, तो कैसे निकालते हो? जैसे मान लो ये वायर है मेरी, इसके अलोंग आप लोगों ने अपना थंब रखा, करंट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा, थंब रखा और अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, किस भी पॉइंट पे, यहाँ 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 कहीं भी निकाल लो, कैसे आएगा आपके पास? मान लो ये आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो आपका सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी मैग्नेटिक फील्ड सेम बन रहा है ना, तो बी कांस्टेंट है इस केस में, तो बी बाहर आ गया। जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा, बट अभी है कांस्टेंट। ठीक है बेटा? ओके मैम। आदर्श क्लियर है बेटा? अपना माइक ऑफ रखिए सभी। आदर्श क्लियर है आपको? बेटा माइक ऑफ रखो भाई। विशाल, चलो अभी मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए चीजें। अभी क्वेश्चंस करोगे ना तो समझ में आएगी, अभी तो हम थ्योरी कर रहे हैं। आपको क्या यूज, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, क्या है एम्पेयर्स लॉ। सबसे पहली बात, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसके अंदर। दूसरी बात, आपको करना कैसे है, कितने भी करंट हो सकते हैं,
उनके अराउंड आप एक सिमेट्री के हिसाब से एक लूप सिलेक्ट करते हैं। लूप कहाँ सिलेक्ट करना है, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उससे पास होता हुआ एक लूप सिलेक्ट करना है, ठीक है। लूप का एक डायरेक्शन सेट कर लेना है, लूप की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाते हैं, थंब जिधर पॉइंट करता है वो करंट पॉजिटिव लेना है, दूसरा नेगेटिव हो गया। ये तो था तरीका लगाने का। उसके बाद कुछ कंडीशंस है जहां हमको लगाना है, सब जगह नहीं लगाना है। या तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और जो लूप के एलिमेंट्स हैं डीएल जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है या तो 0 बने, ठीक है, या आपके पास 90 बने, या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ही वहां पर 0 बन रहा हो, तब हमको ये केसेस लगाने हैं। यानी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ एंगल 0 बन रहा हो, 90 बन रहा हो, या बी खुद 0 हो रहा हो, तभी हमको ये इस्तेमाल करना है। आई बात सबको समझ में? डीएल की डायरेक्शन अरेबा हम लूप के डायरेक्शन में लेंगे। सो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैं आपको भी ये टॉपिक करा चुकी हूँ कि हम लोगों ने जब बायो-सेवर्ट्स लॉ किया था, मैं कंडीशन समझाते हुए बता चुकी हूँ, निकाल के भी दिखाया मैंने। जब हम मान लो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है आपके पास, ठीक है, इनफाइनाइट, और आपको इस पॉइंट पर निकालना है, ये जो दूरी है ये मान लीजिए आपके पास ए है, तो इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई, मान लो आई करंट इसमें से जा रहा है, आई बाय में ए इंटू में साइन 90 प्लस में साइन 90, यही बनेगा साइन 51 प्लस में साइन 52। जब इनफाइनाइट है ऊपर नीचे तो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय ए इंटू में 2, तो 2 1 जा 2 2 जा आई बाय ए। सो ये आपके पास फॉर्मूला बना म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई ए। अब देखो मैं इसको एम्पियर्स लॉ से निकाल के दिखा रही हूँ दोबारा से, वैसे मैंने अभी बताया आपको, लेकिन अभी दोबारा समझो, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। अब आपको देखो ये जो वायर है, यही वायर है मेरे पास, ऐसे ऊपर नीचे वायर जा रही है, ऊपर भी इधर भी, और ये आपको एक पॉइंट दे दिया P, जिसके ऊपर आपको मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाओ बट यूजिंग एम्पियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पास होते हुए एक लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा, कर लिया मैंने। अब इसी लूप का मैं टॉप व्यू देख रही हूँ। अभी इस लूप का अगर मैं टॉप व्यू देखूं, मान लो ये मेरे पास करंट है, तो आपका जो करंट है वो एक डॉट दिखेगा, और ये जो लूप है वो कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ? आउटवर्ड करंट, आउटवर्ड नहीं, अगर इस ये जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको आप आगे से ऐसे झुक के देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, बाहर की तरफ आ रहा है ना, यस आउटवर्ड ही हो गया आपके पास, दिस इज आउटवर्ड करंट। और ये जो लूप है इसका रेडियस मान लो कितना बन रहा है आपके पास, स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमको, लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब मुझे बताओ इसमें इनसाइड करंट क्या है, एक ही तो करंट है ना, है कि नहीं? म्यू नॉट इंटू में आई ही तो पास कर रहा है ना इस लूप से, इसके अलावा कोई करंट है नहीं है। अब बात करते हैं हम बी डॉट डी एल की। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जैसे यहां निकाला है, इस पॉइंट पे निकालो, या आप सर्कल में किसी भी पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आपका ये आया, मान लो आपने यही वायर का इधर ए पे निकाला, वो आपका आंसर आया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। अगर आप यहाँ निकालते तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए ही आता, अब भी 90 और 90 ही एंगल बनता ऊपर नीचे, जो डिस्टेंस है वो ए होता। तो क्या सिमेट्री के हिसाब से ये नहीं बोल सकते कि आपका इस लूप के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? इस करंट कैरिंग वायर्स, और जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी डायरेक्शन में अगर हम थंब रखें तो टॉप व्यू से अगर आप देखते हो तो हर पॉइंट के ऊपर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, इस तरह। और ये याद रखो, जब भी आपके पास सिंगल करंट की बात हो रही है ना, तो डीएल का डायरेक्शन हम बी के डायरेक्शन में ही ले लेते हैं, यानी एंगल 0 बनेगा उनके बीच में। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रिजम्पशन ले लो कि आपके पास क्या है, कि जो आपके पास सिंगल अगर करंट है तो जो आपका बी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका एल है, एल जो सॉरी उसी डायरेक्शन में आपका डीएल है। मतलब लूप का डायरेक्शन तो हम सेलेक्ट करते थे ना, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपके पास बी के अलॉन्ग है। तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, डीएल का जो लेंथ है वो भी इधर है ऐसे, तो बी डॉट डीएल क्या लिखेंगे आप, बी डीएल कोस 0, ठीक है। इसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई।
अब देखो बी सेम बन रहा है, बाय सिमेट्री यू कैन आल्सो से दैट बी बाहर आ गया, cos 0 is 1 यानी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में आई। अब dl एलिमेंट आप जोड़ रहे हो तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा कि नहीं होगा, तो b इज इक्वल टू स्कूल के आने के बाद 2 पाई r दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में आई। यहाँ से b निकल गया, देखो b क्या है आपके पास, म्यू नॉट i बाय में 2 पाई r। क्या मेरे पास सेम आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पर मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो a था, यहाँ पर मैंने r लिया हुआ, अगर मैं a ही ले लूं तो क्या मेरे पास सेम आंसर नहीं बन रहा, यस मैम, बन रहा है कि नहीं बन रहा। यस तो एम्पियर्स लॉ हमारे पास सिमेट्री में बहुत ही आपकी कैलकुलेशंस को इजी करेगा, बट अगर गलत जगह पे एम्पियर्स लॉ लगा दिया तो कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। कहाँ लगाना है, प्रयोगी वही लगाएंगे ना जहाँ सिमेट्री आपको दिखती है, तभी आपका बी बाहर, देखो बी कांस्टेंट आ रहा है ना, सिमेट्री के हिसाब से हम बता सकते हैं हर पॉइंट पर सेम आएगा। थंब रूल से हमने बता दिया डायरेक्शन क्या क्या बनेगा, डीएल का डायरेक्शन मैंने उसी की डायरेक्शन में ले लिया, तो कितना कैलकुलेशन इजी हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत ही इजी हो गया, और राइट हैंड साइड में कैलकुलेट क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है लूप के अंदर करंट कितने हैं। ठीक है, अब हम इसको और कुछ चीजों पे लगा के देखते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस, इनसाइड एंड आउटसाइड वायर आपको निकालना है एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस। देखो ये क्या कह रहा है कि एक लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग वर्ड जहां आ जाए इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट ऑन बोथ दी साइड्स। तो आपके पास एक सिलेंडर बनाते हैं, ये आपके पास हो गया सिलेंडर, और ये लॉन्ग है, ऊपर नीचे इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस, यानी इस पे करंट है बट सिर्फ सरफेस पे, ये होलो सिलेंडर है। ठीक है, लॉन्ग होलो सिलेंडर है। तो इस केस में देखो करंट आपके पास ऐसे ऊपर जा रहा है, आई करंट जा रहा है, यानी अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू आपको कैसे दिखेगा, टॉप व्यू देखने से पहले आप कहाँ निकालना चाहते हो, देखो इनसाइड एंड आउटसाइड। तो सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं हम इनसाइड, यानी इनसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस, एक्सिस क्या होगा इसका, जो सेंटर से एक लाइन पास होती है वही एक्सिस होता है कि नहीं होता। इसको थोड़ा हम और ब्रॉड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला समझ जाओ, अगले वाला इसी में कुछ चेंजेस करेंगे, सेम ही है सारे टॉपिक्स। मान लो ये आपके पास लॉन्ग ऐसे वायर है, होलो सिलेंडर है, करंट सरफेस पे है। अब आपको क्या करना है, एक्सिस बनाना है, एक्सिस बन गया। ये सारे बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपके डेरिवेशन सीधा आते हैं और आपको कंपटीशन में इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इस्तेमाल करने। जैसे यहाँ पर अगर पहला सवाल, इनसाइड किसी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पर्टिकुलर केस में इनसाइड में कोई भी पॉइंट मान लो, जैसे मैंने ये मान लिया पॉइंट P जहां मुझे निकालना है। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है उससे पास होते हुए आपको क्या करना होता है, एक लूप कंसिडर करना होता है। ठीक है, ये मैंने लूप कंसिडर कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं लॉ लगाऊं यहाँ पर B डॉट dl क्लोज इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, सिमेट्री के हिसाब से इससे पास होता हुआ अगर एक वायर आप ले रहे हो ना, आप अगर वायर ले रहे हो, जैसे आपके पास कैसे ऐसे ये दिखेगा, आपको इसका सरफेस दिख रहा है ना कैप का ऐसे, और अंदर से ये होलो है। तो अगर इसके अंदर किसी पॉइंट पर आपको निकालना है तो उसके लिए सिमेट्री क्या है, एक सर्कल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में आपके पास मान लो इस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ओके, अब यहाँ पर मुझे बताओ I इनसाइड कितना है इस लूप के अंदर, यस जीरो, यानी आपके पास ये पूरा जीरो हो रहा है बिकॉज I कुछ है ही नहीं उसके अंदर, I इनसाइड क्या है, जीरो। यानी अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है, ये जीरो के बराबर बन रहा है। अब हम निकालते हैं आउटसाइड। आउटसाइड में देखिए, अगर इनसाइड का मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो देखो कैसा होगा। ऊपर से आप देखेंगे ये आपका वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिसमें से करंट आपको ऐसे बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट से दिखा रही हूं। और इसके अंदर आपका सेंटर में एक्सिस हो गया और किसी पॉइंट पर P पर आपको निकालना था, तो आपने क्या किया, आपको निकालना था इनसाइड एंड आउटसाइड वायर एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो एक्सिस से r दूरी पर इनसाइड वायर, पहले बोल दिया उन्होंने ये चीज, यानी एक्सिस आपके पास ये है,
इससे आर दूरी पर इनसाइड दी वायर निकालना है। तो आर दूरी पर इससे पास होते हुए आपने एक एम्पेयर लूप सेलेक्ट किया। अब बताओ क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर कोई करंट? अगर आप ऊपर से उसको झांक के देख रहे हैं, क्या आई इनसाइड है इस लूप के अंदर? No. नहीं है। नहीं। सो आई इनसाइड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अब बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड के केस में मान लो आपके पास यहाँ पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट हो गया, इसका एक्सिस से दूरी कितना है? स्मॉल आर। अब इससे पास होते हुए ऐसे आपको एक लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका टॉप व्यू देखें आप, मान लीजिए, तो इसका टॉप व्यू क्या है? वायर का क्रॉस सेक्शन तो आपका है ये, जिसमें आपके हर पॉइंट से कुछ करंट आपको बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपको जहां निकालना है वो पॉइंट आपका कहीं बाहर है, एक्सिस से कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है, और इससे पास होते हुए आपने एक लूप कंसिडर कर रखा है। ओके, अब मुझे बताओ, अगर मैं लॉ यहां पर लगाऊं, बी डॉट डीएल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, तो टोटल करंट जो इस वायर से पास हो रहा है वो आई करंट है, जो उसके सरफेस से पास हो रहा है, ठीक है। तो लूप के अंदर इनसाइड करंट कितना हो गया? टोटल जो करंट है वही हो गया आई। तो आपके पास क्या हो गया? म्यू नॉट इंटू में आई। अब बात करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो आपके पास जो टोटल करंट है वो मान लो आई है, वो आपके पास बाहर जा रहा है। उस करंट को, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, कोई भी एक करंट का एलिमेंट, एक डॉट उठा लो, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, तो आपके जो फिंगर्स हैं वो लूप के अलोंग ऐसे टेंजेंट बनाती जाएगी या नहीं जाएगी? यानी एक की वजह से आपके पास ऐसे टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, सबकी वजह से रिजल्टेंट जो करंट है उसकी वजह से भी आपके पास ऐसे टेंजेंशियल आएगा। और डीएल का भी हम लोग उसी की डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बी डीएल कोस जीरो, इसका क्लोज इंटीग्रल। बी कोस जीरो इज 1, डीएल का कितना हो जाएगा? मेरे पास लूप का क्लोज इंटीग्रल, ये लूप है ना, डीएल का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई। यहां से आपके पास बी निकल के आ गया कितना? म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर। यहाँ से एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है, आपको याद है जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसियन लॉ लगाते थे, तो हमारे पास स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो हमारे पास आता है के क्यू बाय में आर स्क्वायर। और ये स्फीयर था हमारे पास कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दो केसेस किए थे। कंडक्टिंग में क्या होता है? सारा चार्ज हमारे सरफेस पे आ जाता है, तो हमारे पास ये आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये लगता क्या है कि जितना भी टोटल चार्ज क्यू सरफेस पे है वो जाके सेंटर पे रखा है एट डिस्टेंस आर, यही है कि नहीं? बोलिए बेटा। के क्यू बाय आर, देखो मैं अगर आपको सिंगल एक पॉइंट चार्ज दे दूं क्यू, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर निकालने को बोलूं, तो आप क्या करते हो? के क्यू बाय में आर स्क्वायर। और अगर स्फीयर की बात करूं, तो स्फीयर के सरफेस पे चार्ज की वजह से जब हम रिजल्ट निकाल रहे थे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ही आ रहा था, जैसे कि सारा सरफेस वाला चार्ज स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। उसी तरीके से क्या हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, ये ऐसे नहीं आ रहा कि सारा का सारा जो करंट आप सरफेस पे बोल रहे हो वो एक्सिस से पास हो रहा है, एक सिंगल लाइन, मतलब एक सिंगल करंट एक्सिस से पास हो रहा है, जिसका दूरी जिस पॉइंट से है वो कितना है? आर, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो आर। एक सिंगल वायर की वजह से किसी आर दूरी पर अगर आपको निकालना होता तो मेरे पास यही फॉर्मूला आया था ना, अभी पीछे मैंने किया, ये म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर, सिंगल वायर की वजह से। अब हम लोगों ने क्या किया? सरफेस पे करंट था, तो लेकिन मैंने डेरिवेशन किया तो मेरा क्या आ रहा है कि जैसे कि सारा सरफेस का करंट एक्सिस से पास हो रहा है, एक्सिस से दूरी कितनी है उस पॉइंट की? आर, तो म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर। आई बात सबको समझ में? बस आपको यहाँ पर छोटा सा ये देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होता ना तो इसको लिख लो। वी हैव अजम्पशन हियर कि हमारे पास बी एंड डीएल का जो डायरेक्शन है वो सेम है, डायरेक्शन सेम, ठीक है। आप ये सोच भी सकते हैं। अब देखो आपका जो रिजल्ट आता है उससे भी आपका जो नेट करंट वो सरफेस पे है ना, अगर मान लो जो आपने आर पॉइंट लिया है जिसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो बहुत ही ज्यादा आगे रखा हुआ है, मतलब बहुत इनफाइनाइट जगह पे रखा है, तो उस इनफाइनाइट पॉइंट के लिए वो सारा ऐसे लगेगा ना जैसे बस एक ही लाइन ही है, एक ही करंट है, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसकी वजह से अगर आप एक एम्पेयर लूप बनाएंगे एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो आपके पास क्या होगा? एक करंट, एक सिंगल करंट की वजह से, मान लो सिंगल आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट आपके पास कैसे है? अभी जैसे हमने ऊपर दिखाया है, ठीक है। तो हम अगर हमारा लूप बन रहा है ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो कैसे बनेगा? हर पॉइंट पर हमारे पास बी का जो डायरेक्शन वो टेंजेंशियल आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस इज अजम्पशन कि हमारे पास बी और डीएल का डायरेक्शन हम लोग सेम ले लेते हैं।
सिमेट्री के हिसाब से भी आप सोच सकते हो, कोई भी एक डॉट उठा के कर सकते हो। जितने भी आपके पास बेटा सर्कुलर केसेस मिलेंगे ना, जहां पर भी आपके पास ऐसे सर्कुलर सिमेट्री बन रही है, दोनों के बीच में एंगल या तो 0 बन रहेगा, ये 90 बन रहेगा। देखो 90 तो यहाँ बन ही नहीं सकता। 90 कैसे नहीं बन सकता? करंट आपके पास ऐसे अंदर है या बाहर है, अंदर या बाहर जो भी है, और आप उससे किसी पॉइंट पर निकाल दो, तो करंट की डायरेक्शन में अगर थंब रूल अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास डी का डायरेक्शन उस लूप के हर पॉइंट पर ऐसे टेंजेंशियल आएगा, और डीएल का डायरेक्शन तो हमारे हाथ में ही होता है। हम लोग जनरली बी की डायरेक्शन में ही ले लेते हैं अगर सिंगल करंट है तो, ठीक है। अदरवाइज जो हमने चूज करी होगी करंट की डायरेक्शन, अगर एक से ज्यादा आपको करंट दिखते हैं तो जो चूज कर रखी होती है उसके अलाउंग ले लेते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन आप अपोजिट कर देते हैं, मान लीजिए आपका करंट का डायरेक्शन अब होता है इसमें नीचे की तरफ, अगर आपके पास नीचे की तरफ होता तो डीएल भी मैं उसी तरीके से सिलेक्ट करती। अगर मान लो नीचे की तरफ होता तो क्या होता, अगर मैं टॉप व्यू देखती इसका तो मेरे पास ऐसे क्रॉस क्रॉस दिखता, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी भी पॉइंट पर निकालना है, यहाँ निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये आर डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, तो उस केस में करंट का डायरेक्शन मेरे पास अंदर है, आर दूरी पर, यानी आर को रेडियस लेके आपने एक सर्कल बनाया, हर पॉइंट पर आपने क्या किया, अपने फिंगर से देखा कि टेंजेंशियल बनेगा उस लूप के अलोंग, और लूप का जो डीएल है वो भी मैं बी के अलोंग ले लूंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शंस में ज्यादा नहीं फंसो, सिंप्लिसिटी के लिए अभी के लिए ये ध्यान रखो कि इन क्वेश्चंस में आपका अजम्पशन क्या चलेगा, बी और डीएल सेम, 0 एंगल, ठीक है बेटा। तो ये था केस हमारे पास क्या, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, जब आपके पास सरफेस पे करंट है और आर क्या है, वेरिएबल है, पहले आर को आपने अंदर लिया, उस केस में तो आई इनसाइड ही 0 बन रहा था। सेकंड केस में आपका आर बाहर है, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड तो टोटल करंट आई ही हो गया, और बी और डीएल के बीच में आपने 0 एंगल लिया, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर आ गया। अब देखो सॉलिड के लिए निकालेंगे और क्लैरिटी आएगी, सॉलिड के लिए कैसे निकालना है देखो। अच्छा, यहाँ से आपका एक ग्राफ आपको पूछने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इनसाइड तो 0 है, बी आपके पास आउटसाइड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं। अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे, बी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है कि नहीं, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे बी और आर के अंदर, तो 0 से लेकर इसका जो सरफेस है यहाँ तक तो 0 ही बन रहा है, एक्सिस से डिस्टेंस है ना आर, आर अगर 0 से आप रेडियस तक जा रहे हो कैपिटल आर तक, तो आपके पास 0 बन रहा है, यानी यहाँ पर 0 है, और फिर आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ही कुछ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाया करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। देखो स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, तो आर की वैल्यू आपकी 0 से जब तक रेडियस ऑफ द वायर तक नहीं आता तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि आई इनसाइड 0 है, देन एट सरफेस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो गया, और आगे की तरफ अगर आप जाते हैं दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपके पास क्या होगा, वो डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर सबको? मैम ग्राफ बताना एक और बार। ग्राफ देखो यहाँ पर बताती हूँ, मान लो आपके पास ये वायर है, ठीक है, और आप प्लॉट कर रहे हो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आर, आर क्या है, एक्सिस से दूरी है। अब मुझे बताओ, जब आपके पास स्मॉल आर यहाँ है, इतना डिस्टेंस पे एक्सिस से, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, आर की कुछ वैल्यू, बट यहाँ आपके पास अंदर करंट नहीं होता ना, तो अंदर करंट ही नहीं है, तो बायो सेवर्ट्स लॉ से बी हमारे पास क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। जब तक हमारे पास सरफेस नहीं आ रहा तब तक हमारे पास 0 वैल्यू है, और आउटसाइड सरफेस जब हमने निकाला किसी क्यू पॉइंट पर, आपने आर लिया था ये वाला, इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा था, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। स्टक हो गई? अभी भी नहीं दिख रही? मैम दिख रही। ओके, तो यहाँ से बी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। तो देखो जब तक अंदर थे, जब तक कैपिटल आर नहीं आया, ये कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस है सरफेस तक का, कैपिटल आर नहीं आया तब तक तो आपके पास क्या है, 0 ही है। आउटसाइड जब जा रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बाहर जितना दूरी की बात करोगे आप वो घटता चला जाएगा, यानी सरफेस के ऊपर आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी आर। देखो आर की अगर वैल्यू आपके पास लेस देन
कैपिटल आर है तो बी आपके पास 0 बन रहा है। आर इक्वल्स टू आर पे बी आपके पास कुछ फाइनाइट वैल्यू लेगा, आप यहाँ पुट भी कर सकते हो, आर की वैल्यू कैपिटल आर। अब आर की वैल्यू आर से बड़े ले लोगे, यानी आर आपके पास ग्रेटर देन आर है, तो आपके पास बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी घटता चला जाएगा कुछ ऐसे, और सरफेस के ऊपर आपके पास कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, उससे पहले आपके पास ये 0 है, यहाँ पर दिखा रहे हो ये 0 है, देन आपके पास ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपके पास ये कहाँ है, कैपिटल आर पे। आई बात समझ में सबको? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सॉलिड वाले केस पे। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन आउटसाइड एंड इनसाइड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स एक्सिस। भाई अंदर निकालो उसके एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस, बाहर निकालो एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। चेंज क्या हुआ है, अब होलो नहीं है वायर, सॉलिड वायर है, जैसे हम लोगों ने वहां भी किया था। एक तो होलो शेल वाला केस किया था, होलो सिलेंडर या होलो स्फीयर का केस, कंडक्टिंग का केस जो था जिसमें सारा चार्ज सरफेस पे रहता है। फिर हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी किया था जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्फीयर में। वैसे ही हमारे पास अब ये सॉलिड वायर है जिसमें करंट थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन है। तो यहां से देखो, मान लो आपके पास ये एक लॉन्ग वायर है, बट ये सॉलिड वायर है और इनफाइनाइट है ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, और इसमें से सारे में से करंट आ रहा है, मतलब ऐसे करंट पूरे में जा रहा है, ऐसे इस तरीके से। अगर इसका आप टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू आपको कैसे दिखेगा, ऐसे डॉट 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 ऐसे दिख रहे होंगे ना, बहुत सारे करंट। आप मान लीजिए बहुत पतले पतले धागे हैं और ऊपर से आप देखोगे तो ऐसे धागे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट। अब इस केस के अंदर अगर आप बात करते हो इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर निकालने की एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस, मान लो ये एक्सिस वाला पॉइंट है, ठीक है, और आपको निकालना कहाँ है, उसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, पी पॉइंट पर, ये इनसाइड पॉइंट है। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे पास होते हुए सिमेट्री देखते हुए हम लोग एक लूप कंसिडर करते हैं, और इसका डिस्टेंस कितना है, आर, स्मॉलर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या लूप के अंदर कुछ करंट है? अब पहले तो 0 था, क्या अभी है? यस मैम। यस राहुल, यहाँ पर हम जे यूज करेंगे बेटा। यहाँ पर अब इसके अंदर कुछ करंट है, तो करंट कैसे निकालू मैं? तो एक क्वांटिटी हम लोगों ने करी थी, जैसे कि राहुल ने बताया, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या कहती है हमारे को, करंट पर यूनिट एरिया। जैसे हमारे पास इस वायर का जो रेडियस है वो कितना है, आर है, इसमें से टोटल जो करंट पास हो रहा है वो आई करंट है, दिस इज टोटल करंट, ठीक है। तो करंट पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, आई बाय में पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे यूनिट एरिया का करंट पता है तो गिवन एरिया ऑफ द लूप का मैं करंट नहीं निकाल सकती क्या? अब मेरे पास जो एम्पियर्स लूप है इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से पास होने वाला करंट कितना होगा बेटा, आई बाय में पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर बाय में कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज योर इनसाइड करंट नाउ। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम लॉ लगा लेते हैं। पहले हम लोग इनसाइड पॉइंट, इनसाइड के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इनसाइड की बात करते हैं। बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। एक बार रिपीट करना, करंट कैसे निकाला? करंट कैसे निकाला, देखो उसने पहले ही बोला है कि आपका करंट जो है यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म है, यानी अगर मुझे यूनिट एरिया पे पता लग जाए तो जितने एरिया में मुझे निकालना है वो मुझे पता लग जाएगा। तो सबसे पहले जहां निकालना था, पहला केस हम कर रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड है, इनसाइड दी वायर है, एट डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, उससे पास होता हुआ एक लूप कंसिडर किया। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड करंट, आई इनसाइड किसके इनसाइड है, लूप के इनसाइड है ना, जो आपने एम्पियर्स लूप बनाया है, तो उसके अंदर आप करंट कैसे निकालोगे? तो एक क्वांटिटी हम लेते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज जे। तो यूनिट एरिया में अगर मुझे पता है तो मेरे पास लूप का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर जो मेरा बना, उसमें कितना करंट है, मुझे उसके अंदर का करंट चाहिए ना। आई इनसाइड तो वो लूप के अंदर है, तो वो जो एरिया है उसके अंदर मैंने करंट निकाल लिया, वो हो गया आई आर स्क्वायर बाय में कैपिटल आर स्क्वायर। और इसको अगर आप जे की फॉर्म में लिखते, इन जे की फॉर्म में क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया जे है,
यूनिट एरिया में जे है, तो पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, जे इंटू में पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। करंट पर यूनिट एरिया देख लिया, फिर पाई आर स्क्वायर में देख लिया। करंट पर यूनिट एरिया क्वांटिटी को हम जे बोलते हैं, तो जे इंटू में पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज तो आ गई, म्यू नॉट इंटू में जे इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब बी डॉट डीएल देखना। देखो बी का जो डायरेक्शन है फॉर दिस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स, जो कितने ही है आपके पास, सरफेस पे है या आपके पास पूरा सॉलिड में है, हम लोग क्या मानते हैं, बी और डीएल के बीच में एंगल क्या है, 0 है। और आप बता भी सकते हो, जैसे कोई भी एक करंट का डॉट ले लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा लूप के ऐसे टेंजेंशियल बनेगा, हर एक पॉइंट की वजह से टेंजेंशियल बनेगा, और बी के डायरेक्शन में ही हम लोग डीएल का डायरेक्शन ले लेते हैं। सो बी डीएल कोस 0, इसका क्लोज इंटीग्रल कोस 0 1, बी कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट बनेगा इसकी वजह से, तो बी की वैल्यू बाहर, डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास एक आर से आर कैंसिल हो गया, यहां से बी की वैल्यू क्या आ गई, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, म्यू नॉट जे बाय में 2, यही बनेगा। और अगर मैं इसको आर वगैरह की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, सॉरी ये आपके पास क्या आएगा, जे की वैल्यू पुट करनी है हमको, बस जे की वैल्यू क्या होगी, आई बाय में पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई बाय में 2 आ गया आपके पास, एक पाई आर स्क्वायर, और एक इधर आपके पास क्या आएगा, आर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। और यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल के आ रही, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जो इनसाइड की अगर आप बात करो तो पहले तो हमारे पास बी 0 बन रहा था, अब हमारे पास आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ये सोच भी सकते हो, पहले आपका छोटा सर्कल है, मान लो पी पॉइंट बहुत क्लोज है सेंटर के, उसमें थोड़ा करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कम होगा। जैसे 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 सरफेस तक आपका आर की वैल्यू बढ़ रही है, बी की वैल्यू बढ़ रही है, अब सरफेस के बाहर आते ही कहानी बदल जाएगी, सरफेस के बाहर आते ही कहानी बदल जाएगी। देखो मान लो ये आपके पास टॉप व्यू है, ऐसे डॉट 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 आपका ये करंट दिख रहा है, और यहां पर आपके पास आउटसाइड, ये आउटसाइड केस है बेटा, आउटसाइड कोई पॉइंट है यहां से आर दूरी पर। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे पास होता है एक लूप। अब लूप में कितना करंट है ये बता दो, सीधा आई तो होगा ना, जो टोटल करंट है वही तो लूप से करंट दिख रहा है आपको, ये बताओ नहीं दिख रहा क्या? तो यहाँ पर हमारे पास आई इनसाइड कितना हो गया, आई के बराबर हो गया। ठीक है, अब लॉ लगाते हैं, बी डॉट डीएल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई इनसाइड। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास म्यू नॉट इंटू में आई, और यहाँ इस केस में हमारे पास इस करंट को आप ऐसे समझ लो कि एक सिंगल इसका रिजल्टेंट हो आके एक करंट आ गया जो कि बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, तो बी का डायरेक्शन लूप के हर पॉइंट पर, हर डीएल एलिमेंट पे क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, और डीएल का हम लोग बी के लॉन्ग ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अगेन बी डीएल कोस 0 क्लोज इंटीग्रल। और बी हमारे पास आपको दिख रहा है सिमेट्री के हिसाब से कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, को 0 1 होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल 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 जोड़ोगे, डीएल क्या है, इस लूप के एलिमेंट्स है ना, इनको जोड़ के क्या बनेगा, इसका सरकमफ्रेंस बनेगा, सरकमफ्रेंस इस लूप का क्या होगा 2 पाई cos 0 क्यों है? कोस 0 क्यों है, देखो यहाँ से आपको दिख रहे हैं करंट्स, दिख रहे हैं ना, डॉट का मतलब क्या है कि ऐसे सॉलिड से ऐसे बहुत सारा करंट आपको बाहर आते दिख रहा है, एक कोई भी डॉट उठा लो, उसकी वजह से अगर आप लूप पे देखेंगे तो कैसे आएगा, राइट हैंड थंब रूल से लूप के किसी भी एलिमेंट को उठा लो, जैसे मैंने ये उठा लिया, तो इसके ऊपर ऐसे टेंजेंशियल आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये डीएल का जो डायरेक्शन होता है वो तो हमारे हाथ में होता है बेटा, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे बी की डायरेक्शन में, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर ले या क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर ले। अब हम क्या करते हैं, देखो एक चीज मैंने और भी बताई थी आपको कि आप लूप की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं और बाहर की तरफ पॉइंट करता हुआ जो थंब है वो आप उस तरफ जो करंट होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे मेरे पास यहाँ करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर वाले करंट की तरफ मैंने थंब कर लिया, तो लूप का डायरेक्शन मैं ले सकती हूँ अपने फिंगर्स के हिसाब से, ले सकती हूँ ना, मतलब उल्टा कर दिया मैंने। मैं क्या करती थी पहले मैं ये कर रही थी कि पहले लूप का डायरेक्शन सेट कर रही थी, लूप की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा रही थी, जिधर थंब पॉइंट कर रहा था उस करंट को मैं पॉजिटिव ले रही थी। मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ मेरा करंट बाहर की तरफ है और मुझे पॉजिटिव लेना है, मुझे नेगेटिव क्यों लेना है, बाहर की तरफ एक ही करंट है आपके पास
सारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना, एक ही डायरेक्शन है, तो बाहर की तरफ वाले को मुझे पॉजिटिव लेना, तो जिधर मेरी फिंगर्स कर्ल करेंगी उसको मैं क्या कर लेती हूँ, लूप का डायरेक्शन सेट कर लेती हूँ, कर सकती हूँ ना। तो डीएल का डायरेक्शन तो मैंने ऐसे सेट कर लिया कि 0 ही बन जाए बी के साथ, और बी भी आपके पास क्या है, राइट एंड थंब रूल से ऐसे टेंजेंशियल आएगा। तो आपके पास डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन आपके पास एल हो जाएगा, एल क्या होगा 0 से 2 पाई आर, लिमिट अगर लिमिट्स की फॉर्म में समझ में आता है तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू में आई। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर, जो होलो का केस था उसके बराबर ही आई है। होलो के केस में आउटसाइड यही रिजल्ट आया था, होलो के केस में इनसाइड 0 हो रहा था, बट यहाँ पर इनसाइड क्या आ रहा है, बी इनसाइड कितना आया था अभी, म्यू नॉट आई आर बाय में 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, बी और आर, तो यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब तक आपके पास इनसाइड का पॉइंट रेडियस तक नहीं पहुंचता इस लूप के, सॉरी आपके पास ये जो वायर है, लूप नहीं वायर, आर के आपके पास 0 एक्सिस से डिस्टेंस है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो 0 से रेडियस तक आपके पास इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड के केस में हमारे पास बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लाइन होता है ये। अब आपके पास आउटसाइड पॉइंट पे क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो सरफेस तक आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई बात सबको समझ में? यस मैम। यस मैम। गुड, ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो हमने होलो का कर लिया केस, सॉलिड का कर लिया केस। अभी हमने Yes. पढ़ा था कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और इसमें B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Yes, B is directly proportional to R inside the wire. इनसाइड का जो केस है, देखो आपके पास क्या था, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है मान लो, ठीक है। इनसाइड जब आपने लूप कंसिडर किया था उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया था, सॉल्व किया हम लोगों ने। ये आप वैसे इमेजिन भी कर सकते हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, करंट का स्ट्रेंथ जितना है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही होगा। अगर आपके पास जो स्मॉल आर का वैल्यू इट इज वेरी क्लोज टू आर, यानी इनसाइड पॉइंट ही है लेकिन क्लोज टू आर है, तो बी का वैल्यू कम होगा। अब जैसे जैसे आप आर का वैल्यू बढ़ा रहे हो, करंट का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। सरफेस तक ये चीज डोमिनेट करेगी कि आपके पास करंट ज्यादा हो रहा है तो आपके पास बी बढ़ रहा है। सरफेस के बाहर आते ही जो चीज डोमिनेट करती है वो डिस्टेंस होता है। जैसे ही आप बाहर आ गए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, जितना दूरी पे जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता जाता है। तो सरफेस तक तो मैक्सिमम होएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपिटल आर तक बढ़ेगा, कैपिटल आर के बाद वो घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो चीज डोमिनेट कर रही है वो करंट वाली चीज है, वो डोमिनेट, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा बन रहा है जैसे जैसे आर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो आप लोगों को वैसे मैंने एक टॉपिक ये कराना था, ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो आप लोग ट्राई करना। अभी तक हम लोगों ने जो चीज किया, जैसे करंट डेंसिटी की बात आई, तो करंट डेंसिटी था, हम लोग पिछला जो सॉलिड वाला केस किया, हम उसमें ये कहते हैं कि करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर पॉइंट पर सिमिलर है। अगर यूनिट एरिया में पता है तो जितना भी एरिया में निकालना हो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, उस केसेस में न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करंट अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। आई इनसाइड निकालने के बाद तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बी डॉट डीएल वो तो आना है, बी डीएल कोस 0 है, और बी आपके पास बाहर चला जाता है, कोस 0 1 होता है, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाता है। आई इनसाइड की बात होती है, आई इनसाइड कैसे निकालना है वो चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिर उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपके नीट में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, इफ an I ampere current flows through an infinite long straight thin walled tube, what will be the magnetic induction at any point within the tube? क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है भाई बताओ? I ampere current flows through an infinite long straight thin walled tube. thin walled tube का मतलब क्या है? ऐसे ट्यूब है और उसकी बहुत थिन ऐसे वॉल है, तो आप इसको होलो वाला केस से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है।
इनफाइनाइट बोला ही इन्होंने. व्हाट विल बी मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट विद इन द ट्यूब. यस, विद इन द ट्यूब क्या होगा? करंट तो होगा ही नहीं, राइट? आपके पास सरफेस पे ही होगा ना करंट, तो इनसाइड नो करंट. आई इनसाइड इज 0. सो B डॉट DL का क्लोज इंटीग्रल जो होता है म्यू नॉट इंटू में आई इनसाइड होता है. सो यहाँ से B आपके पास क्या बनता है? 0 बनता है. तो आपके पास 0 का केस हो गया. अगला देखो. इफ अ लॉन्ग होलो कॉपर पाइप carries a direct current along its length, then the magnetic field associated with the current will be only inside the pipe, only outside the pipe, both inside and outside the pipe, zero everywhere. बताओ. सेम चीज है. मान लो आपके पास लॉन्ग होलो कॉपर वायर है, तो होलो जब चीज आ जाती है ना, तो आपको क्या समझना है? इनसाइड अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हो ना, एक्सिस से दूरी है मान लो R, ये पॉइंट है आपका, करंट आपका सारा सरफेस पे है, तो आई इनसाइड 0, इनसाइड में 0 है. सरफेस की इन्होंने बात ही नहीं करी है. आउटसाइड पॉइंट, ओनली आउटसाइड द पाइप. ठीक है, चलो ये बताओ. What is the representation of magnetic field caused by a straight conductor with a uniform cross section and steady current of radius A? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बोल रहा है, ये सॉलिड वाला केस हो गया. स्ट्रेट कंडक्टर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. यस, यस, बिल्कुल. आपके पास B इनसाइड की अगर बात करें तो आपके पास क्या होता है? म्यू नॉट, क्या फॉर्मूला निकाला था भाई? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई 2 pi r बाय में 2 पाई r square. B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. और बाहर वाला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई R. यहाँ B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. सो यहाँ ये वाला केस ठीक हो गया. इनसाइड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ रेडियस क्या है? R ना हो के A है. ठीक है, ये आपके पास कैपिटल R की जगह A हो गया. फिर नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये होगा. या तो ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में क्या होता है? ये इस तरह का फॉल होता है. समझ में आई? yes ma'am. ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ए ऑप्शन आएगा. चलो ये देखो. A long straight wire of radius A carries steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field B and B dash at radial distance A by 2 and 2A respectively from axis of the wire is. बताओ बताओ. Yes दीपिका, बाय मिस्टेक C हो गया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमेशा ग्राफ याद रखिए कैसे बनता है. इस तरह का फॉल होता है, ऐसे. बताओ ये वाला. चलो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर निकालो और फिर जाओ. इसमें 1-2 क्वेश्चन और है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, जितना दिमाग लगा सकते हैं लगाओ. क्या बोल रहा है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई. करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन. तो उस केस में हमारे पास एक तो बी इनसाइड और एक बी आउटसाइड. बी आउटसाइड का फॉर्मूला तो मुझे सीधा याद है, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आउटसाइड डिस्टेंस है. इस केस में हमारे पास क्या आएगा? म्यू नॉट आर बाय में क्या आया था? ये याद नहीं है मुझे. म्यू नॉट आई आर बाय में 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B and B dash at radial distance A by 2 and 2A respectively from the axis of the wire. देखो इन्होंने वायर का रेडियस दे रखा है, रेडियस है A, तो A by 2 जो पॉइंट है, A by 2 तो इनसाइड पॉइंट हो गया ना, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है B. तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई A. यस जानवी, वेरी गुड बेटा. और B डैश कितना होगा? 2A. 2A आउटसाइड पॉइंट हो गया. सो म्यू नॉट आई 2A बाय में 2 पाई, रेडियस कितना इसका? A का स्क्वायर. अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए. म्यू नॉट 2 पाई, म्यू नॉट 2 पाई आई, और आपके पास ये A से A गया, और कुछ कट रहा है, ये भी गया, सारा ही कट गया है. तो यहाँ 2 बचा हुआ है, ये
फॉर्मूला क्या था हमारे पास, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई आर एंड म्यू नॉट आई आर बाय में 2 पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट आई, आई आपके पास क्या, ठीक है, म्यू नॉट आई बाय में 2 पाई, हाँ देखो यहाँ पर a बाई 2 आएगा ना, हमारे पास जो इन साइड वाला केस हम लोगों ने लिया है उसमें हमारे पास a बाई 2 है, तो r की जगह आपको a बाई 2 पुट करना है। यहाँ पर r की जगह क्या पुट करना है, a बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास 2 भी कटेगा, तो आपके पास रेशियो जो बनेगा 1:1 का बनेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? यस मैम। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, दिस इज हार्ड क्वेश्चन। अगर आज के टॉपिक्स में देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आप अपना दिमाग लगाएं। इसमें आपको क्या करना है, करंट पर यूनिट एरिया पे थोड़ा ध्यान देना है, और जो एरिया आप जिसमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई करो, आई इनसाइड निकलेगा। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, वही बी डी एल कोस 0 बनेगा, ठीक है, वो डीएल का 2 पाई आर हो जाएगा, जो भी आपके पास लूप का आर होगा उसके हिसाब से, जो आपके पास लूप का आर है वो यहाँ बनेगा 3r/2, ठीक है। लूप जो है जिसका जो आर है फ्रॉम द एक्सेस वो 3r/2 है, वहां पर आपको निकालना है। सो ये दिस इज योर हिंट, जो आर का वैल्यू है यहाँ पर वो 3r/2 है, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे क्या ये क्वेश्चन, और मुझे आंसर बेशक अपना जो अपना अनऑफिशियल ग्रुप है वहां पर निकाल के भेजो, कल डिस्कस करेंगे इसको। और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये लास्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। मैम ये एम्पेयर वाले लॉ से ही होगा ना, एम्पेयर बिल्कुल। सर्किट लॉ? यस, एम्पियर लॉ से ही होगा, बस आपको करंट कैसे निकालना है ये देखना है। मैम यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा? यस, करंट के लिए इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है। जब आप जो करंट निकालोगे ना उसके लिए आपको करंट को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और फिर वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हाँ ठीक है। प्रेरणा, प्रेरणा बोल रही थी ना? यस मैम।